everyone and welcome to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। एंड एज यू गाइस नो कि अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कर रहे हैं, राइट। पिछले सेशंस तक हम कुछ PSS यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देख चुके हैं बेस्ड ऑन हमने लेक्चर 1 to 5 में 1 to 4 में, राइट, जो कुछ भी पढ़ा स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, राइट। और टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग आज हमें शुरू करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार चीज़ आती है, वो क्या है कि बोहर अंकल ने जो मॉडल प्रपोज किया वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। किसके लिए वैलिड था भाई? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वैलिड था सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है जी। यानी कि आप बात कर सकते हो हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? हीलियम पॉजिटिव के बारे में, राइट। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर उसमें से आपने एक निकाल लिया देन इट बिकम्स हीलियम पॉजिटिव। तो इस पे ये मॉडल फिट बैठ सकता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, तो ये लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड हो सकता है भाई, ठीक है। सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि अभी हम आगे बोहर्स रेडियस, उस रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, क्या एनर्जी होगी, वो सब कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी बार जो फॉर्मूला निकल के आता है वो बच्चे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अलावा भी लगाने की कोशिश करते हैं। सो डोंट डू दैट, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड है, सही भाई। तो ये तो था सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नाउ अब एज यू नो कि हमारा प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो चुका था, राइट। देन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक जो सबसे दमदार चीज़ पता चली थी वो क्या थी कि यार न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है ना, कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास जो है, मोस्ट ऑफ द चार्ज जो है वो कहाँ पे है बताइए? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो बहुत डेंस है और बहुत छोटी सी जगह में सिचुएटेड है, राइट। ये हमें पता चला था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब जो हमारे बोहर अंकल थे, इन्होंने ना हर चीज़ की स्टडी की, ठीक है, कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, रदरफोर्ड अंकल के मॉडल की सक्सेस, क्या चीज़ें सक्सेसफुल हुई, क्या उनके ड्रॉबैक्स थे। देन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीज़ों को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सिंपल और अपना नया मॉडल प्रपोज किया बोहर अंकल ने, ठीक है। So he proposed Bohr model of hydrogen atom was the first atomic model to successfully explain the radiation spectra of atomic hydrogen. अभी हम आगे पढ़ेंगे probably next lecture में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये अभी हम आगे देखेंगे, जो कि बोहर अंकल प्रूव कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पिछली सारी चीज़ों को स्टडी करके और फिर अकॉर्डिंगली अपना मॉडल
लॉन्च किया था। ठीक है भाई। सो यस, बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटेम्प्ट्स टू प्लग इन सर्टेन गैप्स एज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल. It holds a special place in history as it gave rise to quantum mechanics by introducing quantum theory. Although ये मॉडल भी एक पॉइंट पे जाके फेल हो गया था, बट इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो हमारे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें क्वांटम थ्योरी के बारे में बेसिकली एक शुरुआत पता चल गई. इसीलिए ये मॉडल हमारे लिए ज़रूरी है. सेकेंडली, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट में हमसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी. ठीक है, कि बोहर अंकल ने अपने मॉडल के बारे में क्या क्या कहा. बोहर अंकल से पहले एक बारी बात कर लेते हैं रदरफोर्ड अंकल के बारे में. उन्होंने कहा था कि यार सी, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, और से यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. राइट, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो द सेम वे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. इन द सेम मैनर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. सही है, बट ये मॉडल कहाँ पे जाके प्रॉब्लमैटिक हुआ, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आई? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, याद है ना? राइट. अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, क्योंकि उन्होंने तो कहा था रदरफोर्ड अंकल ने कि यार ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. राइट, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है तो ये तो फाइनली स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस के अंदर ही जाके गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एंड हेंस एटम बूम, बर्बाद. ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया किसने? बोहर अंकल ने. ठीक है भाई, यस. तो अब उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास ना रिवॉल्व कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है, वो कुछ स्पेसिफिक परमिटेड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा है. ये देखो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स. इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ऑर्बिट्स परमिटेड हैं कि भाई तू ना यहीं पे घूमेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में, इस ऑर्बिट में, परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस दौरान वो ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा. तो यहाँ पे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सल्यूशन एक तरीके से आपको मिल गया. ठीक है, जो रदरफोर्ड अंकल के मॉडल का ड्रॉबैक था वो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो गया. ठीक है जी. सो यस, यू कैन सी द एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी स्फीयर, क्या? न्यूक्लियस. राइट, in which the entire positive charge and almost all the mass resides. है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के फुल्के से होते हैं. Electrons revolve around the nucleus in permitted circular orbits only. ठीक है, for which the now एक और चीज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. सही है. अब इसको रिवॉल्व करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये जिसको आप कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हो. ठीक है. नाउ जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा. बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स ना कोई अलग से फोर्स नहीं होता. Some existing force works as centripetal force ताकि कोई चीज़ बेसिकली घूमे. ठीक है, तो जब भी आप इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से कौन सा फोर्स आएगा? आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है, जो कि किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। बेसिकली दिस फोर्स विल बी वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, आप ये बोल सकते हो, ठीक है भाई? दिस विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? सो यस, only for which the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between negatively charged electrons and positively charged nucleus. Exactly अभी आपको देखो जो जो बातें समझाई हैं लाइन से वही सब यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है? एक बार जल्दी से चलो एक बार और पढ़ लें. So yes, you can see the atom consists of a tiny sphere which is called as nucleus, in which the entire positive charge and almost all the mass resides. है ना कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा मास एटम का भरा हुआ है, बहुत डेंस है, जिसका क्या नाम है? न्यूक्लियस, सही है? नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स में, ठीक है? जिस और कैसे घूम पा रहे हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से वो रिवॉल्व कर पा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड. सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी, सही है? एक बार आप जल्दी से इसको देख सकते हो, उसके बाद भी हम लोग आगे आराम से चल सकते हैं. टेक अ मोमेंट, सी या आगे देखिए. नाउ अब जब वो इलेक्ट्रॉन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट में है, हमने देखा कि वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, राइट? ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा, सही है? इतना तो आई बिलीव आपको क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई? लेकिन हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो ये ऑर्बिट्स हैं इनको स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से मजे में बिना एनर्जी लूज या गेन किए घूम रहा है. दैट इज योर स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है? नाउ अब देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब वेरी करती है? अगर इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन लेना चाहता है. मैम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांजिशन लेगा? अगर उसको अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है ना, तो उसको कुछ एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है, जिसमें स्टेशनरी वाले में घूम रहा है, उससे नीचे वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उसको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी. देखो यहाँ पे समझते हैं. देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है? नाउ सपोज अगर इसको ऊपर ट्रांजिशन लेना है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांजिट लेना चाहता है, तो इसको कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी ताकि ये ऊपर जा सके, ठीक है? और अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस नीचे वाले ऑर्बिट में आना है, तो इसको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है? कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज या गेन करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि कितनी भी कर देगा और चला जाएगा, नहीं, इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, है ना? सपोज अगर इसकी स्टेशनरी ऑर्बिट में अमाउंट ऑफ एनर्जी थी 6, ठीक है? से अगर इसको ऊपर वाले में जाना है तो इसकी एनर्जी है 9, तो इसको आपको 3 अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसको एनर्जी 3 अमाउंट ऑफ एनर्जी और गेन करनी पड़ेगी ताकि ये
अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट से नेक्स्ट वाले में, ऊपर वाले में ट्रांजिशन ले सके, ठीक है। और अगर इसको नीचे वाले में ट्रांजिशन लेना है तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, सही है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगी। सो यस, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। कैसे? या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा, यानी कि या तो वो एनर्जी गेन करेगा या फिर वो एनर्जी लूज करेगा, है ना। तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन ले सकता है। नाउ ये सेम वही बात जो अभी आपको समझाई, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल to a higher energy level by gaining the required energy, and an electron moves from a higher energy level to lower energy level by losing energy। यही बात अभी हमने देखी, डायग्राम के थ्रू समझी। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी, ठीक है। कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन अपनी परमिटेड ऑर्बिट में घूम रहा है मजे से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना एनर्जी लूज कर रहा है ना एनर्जी गेन कर रहा है। लेकिन अगर उसको अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है या नीचे वाले ऑर्बिट में जाना है, तो उसको या तो एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि या तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी या फिर एनर्जी लूज, यानी कि एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। दीज आर द सेम टर्म्स, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? आई बिलीव सो। जल्दी से आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पे जंप करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज जो बोहर्स थ्योरी के बारे में बहुत जरूरी है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड R इज द रेडियस, कि जिस रेडियस में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो दिस एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज दिस? दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है भाई। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस बेचारे के लिए ना एक कंडीशन है, ठीक है। वो क्या? कि यार जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि इस MVR की वैल्यू, यानी कि इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहली, अगर आपने n की वैल्यू को 1 रखा तो ये क्या बना? h/2π। तो यानी कि जो ये पहली वैल्यू ले सकता है MVR, वो क्या है? h/2π। दूसरी वैल्यू, अगर आप n को 2 रख दोगे तो ये 2h/2π हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो नेक्स्ट वैल्यू जो ये ऑक्यूपाई कर सकता है वो क्या है? h/2π, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 3 रख दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 3h/2π। अगर आप n की वैल्यू 4 रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 4h/2π। तो देखो 2 2 सा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2h/π। तो ये वैल्यू ऐसे चलती रहेगी। अगर आप इसको 5 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5h/2π, सही है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो या तो h/2π होगी या h/π होगी या 3h/2π होगी या 2h/π होगी या 5h/2π होगी। ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी, यानी कि कभी भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π और h/π के बीच की नहीं हो सकती है, समझ रहे हो? कभी भी ये वैल्यू इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। इट्स लाइक कि अगर मैं आपसे बोलूं कि शॉप पे जाओ, आप कभी ऐसे बोलते हो शॉपकीपर को कि यार आपको ना 1.5 पैकेट बिस्किट चाहिए? नहीं, या तो आप 1 पैकेट ले सकते हो बिस्किट का या फिर आप 2 पैकेट्स ले सकते हो। सो दिस इज क्वांटाइजेशन। तो सिमिलरली ये वैल्यू जो है एंगुलर मोमेंटम की, वो सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज हो सकते हैं, इनके बीच के वैल्यूज नहीं हो सकते। ठीक है जी। सो यस, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। जो उस ऑर्बिट की क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, वो हमेशा क्वांटाइज्ड है। किस ऑर्बिट का? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है। एंड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। ठीक है जी। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है, यानी कि आप इस n की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, अप टू so on। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज टोल्ड बाय Bohr's theory। ठीक है। Now as we discussed कि यार जब हम इस मॉडल के बारे में बात करेंगे तो आप क्या देखोगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, अभी हम बोहर्स रेडियस निकालेंगे, यानी कि जिस रेडियस के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या रेडियस की वैल्यूज हो सकते हैं, वेलोसिटी देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आप जल्दी से एक बार इसको देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, फिर हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यार आई बिलीव अभी तक ये सब आपको क्लियर है। ठीक है। अभी बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस के बारे में, एज यू कैन सी हियर। ठीक है। और अभी हमने देखा है कि जब भी हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में स्पेशली बात करते हैं, दैट द वन थिंग विच इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इज कि यार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको हमेशा एक बढ़िया सी इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्या, अभी देखो, आपका क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आप पढ़ते हो कि यार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, K is a constant। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ K। अभी के लिए हमारे लिए इतना जानना ही जरूरी है बस। ठीक है, K Q1 Q2, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, बाय R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा mv² व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज mv² R। ठीक है जी, यस, ऑलराइट। क्या कुछ, अच्छा चलो एक और चीज़ यहाँ पे ज़रा हम हमारा मॉडल बना लेते हैं। ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट, वो इसके अराउंड क्या कर रहा है, लाइक दिस रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया एक चार्ज। ठीक है, से इसको हमने बोल दिया यहाँ से Q2, ये क्या है, से Q2 है। ठीक है, ये पहला चार्ज, Q2 की वैल्यू हमें पता चल गई E। ठीक है, Q1, अब देखो
ये जिस भी एटम का न्यूक्लियस है, जो भी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो वैल्यू क्या होती है, Z होती है, और चार्ज उस पे कितना होगा, E होगा। तो इस पे बेटा कितना चार्ज हो गया, ZE। न्यूक्लियस के ऊपर आप क्या बोल सकते हो कि कितना चार्ज प्रेजेंट है, ZE। ठीक है, सिर्फ अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सही है। सो यस, Q1 की वैल्यू आपको पता चल गई, Q2 की वैल्यू आपको पता चल गई। तो देखो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यू कैन राइट इट एज, यू कैन से इट बिकम्स के ZE। Q1 की वैल्यू हमने क्या डाली, ZE। ठीक है, Q2 क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरा चार्ज E। ठीक है, इट इज इक्वल टू mv² बाय r। ये r² नीचे एज इट इज, ठीक है, ये r² नीचे एज इट इज, एंड दिस बिकम्स mv² बाय r। कह सकते हैं, यस मैम कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया, kZe² बाय r², एंड दिस इज mv² बाय r, राइट। अब देखो अगर मैं इस r² को राइट साइड में लेके जाऊंगी तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, r² बाय r, राइट। तो इस r की एक पावर जो है वो कैंसिल आउट कर देगी इस r को, सही है। तो इसको बच्चे मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन से दैट दिस बिकम्स kZe² बाय r इज इक्वल टू mv², है ना, दैट्स व्हाट आई कैन से। फाइनली मैं बोल सकती हूँ kZe² बाय r, ठीक है, इज इक्वल टू mv²। क्लियर है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और हमें क्या पता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, जो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ऑल्सो व्हाट वी नो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि मैम जो mvr की वैल्यू है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, राइट। सही है मैम। क्या यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यस मैम। इस m और r को अगर मैं इधर नीचे ले आऊँ तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड व्हाट कैन आई से कि मैम इस v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, दिस v विल बी इक्वल टू nh/2πmr, nh/2πmr, सही है। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारा काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया है। नाउ टेक अ पॉज एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ना यार ये साथ साथ लिख के करो, आपकी बहुत हेल्प होगी। जो आपने यहाँ पे इस v की वैल्यू निकाली है, इस v की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर दो, nh और 2πmr के टर्म्स में यहाँ पे इस v की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ v, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, put value of v from equation from 2 to 1 to equation number 1। इसको यहाँ पे उठा के डाल दो। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे where are we, kZe² by r। चलो जी लिखना शुरू करते हैं। आप बोल सकते हो मैम kZe² by r इज इक्वल टू, ये देखो इट इज इक्वल टू mv², ठीक है जी। तो ये देखो ये m एज इट इज और v की वैल्यू देखो, ये रही v की वैल्यू, nh/2πmr का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, nh/2πmr का होल स्क्वायर। क्लियर है, यस मैम क्लियर है। क्या इसको ओपन कर दे, ठीक है मैम कर देते हैं। सो यस दिस बिकम्स kZe² by r is equal to m n² h², पूरे का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, π²
m स्क्वायर r स्क्वायर, यही आएगा। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, ठीक है जी, जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, और फाइनली सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? आपको इन सब में से क्या करना है? बेसिकली r की वैल्यू निकालनी है। देखो ये रहा r स्क्वायर, ये रहा r, है ना, सही बात है? यस मैम, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इस r स्क्वायर को बेटा इधर लेके जाती हूँ, अगर इस वाले r स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर बाय r ऐसे बचेगा ना, देखो ये वाला r और ये ऐसे, सिर्फ r बचेगा बेसिकली, राइट? r के ऊपर कोई और पावर नहीं होगी, सही है? सो यस, व्हाट कैन यू से, यहां से हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? यहां से हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे बचेगा हमारा r, सही है? सो यू कैन से इट बिकम्स व्हाट? इसके अलावा बेटा क्या होगा? इस m को देखो, ये m इस पावर को कट कर देगा, इस r से बेसिकली ये पावर हट जाएगी, ठीक है? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप क्या बोलोगे? देखो ये क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर mr, राइट? ये क्या बचा? इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो ये क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर mr, राइट? और जब इधर जाएगा तो ये के जेड ई स्क्वायर, है ना, के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर वाला m तो जा चुका है, इट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है? अभी देखो हमारे पास हाईलाइट में कौन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हमें वैल्यू निकालनी है इस r की, हमें इस r की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये सब कुछ ले जाओ कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, तो ठीक है मैम, ले जाते हैं। सो दिस r विल बिकम n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब देखो, आप देखना n कि वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, और z यानी कि एटॉमिक नंबर, इन सब के अलावा बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, सही है? तो यार सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यूज बची जो कांस्टेंट नहीं है? एक तो बचा ये n स्क्वायर, एक तो बचा ये n स्क्वायर, और एक बचा ये z, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो मैम दिस रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई z को कॉमन ले लो, n स्क्वायर बाई z को कॉमन ले लो, ठीक है? और बेटा जब आप इन सारे वैल्यूज को पुट करोगे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये निकल के आता है 0.529। अच्छा चलो लिख भी लेते हैं इसको, ठीक है? इसको लिख भी लेते हैं। क्या बचा? h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, k e स्क्वायर, राइट? z तो हमने ले लिया, k e स्क्वायर, ठीक है भाई? ये बचा हमारे पास। तो जब आप इन सब की वैल्यूज लगा दोगे तो अब फाइनली आप इसको क्या बोल सकते हो? दैट मैम दिस r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z, कौन से वाला? ये वाला, n स्क्वायर बाई z, और ये वैल्यू किस यूनिट में निकल के आई है बेटा? एंगस्ट्रॉम्स में, ठीक है? एंड यू मस्ट नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised to power minus 10 meter. Clear है? So this is the final value of radius. ठीक है बच्चा पार्टी? ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो हमें पता होना अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है?
एक बार ज़रा और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैसे किया है। कूल। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। देन Q1 Q2 की वैल्यू हमने देखी कैसे निकाली है। सो ये आ गया KZE, ये Q1 है हमारा, ये Q1 है हमारा और ये Q2 है हमारा। KZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर mv स्क्वायर बाय आर। देखो ये आर स्क्वायर और आर की वैल्यू कट हो गई तो ये बचा KZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या लगाया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी की हमने वैल्यू निकाली NH/2πmr। सिंपली फिर हमने क्या किया, इस वेलोसिटी की वैल्यू को इन शॉर्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जो भी हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली वो हमने पुट कर दी। इनफैक्ट इसको हमने इस वैल्यू को पुट किया। क्लियर है? चलो देन हमने क्या देखा, बस उसको हमने फर्दर सॉल्व किया। जो वैल्यूज कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज वहाँ पे डाल दिया और फाइनली हमें पता चला कि रेडियस nth ऑर्बिट का जो रेडियस है इट कम्स आउट टू बी 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? आई बिलीव सो। इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, है ना, हमने फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकाला कि मैम जो रेडियस है nth ऑर्बिट का इट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। n स्क्वायर कि वो किस ऑर्बिट में है, z एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ जब आप हाइड्रोजन के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे, z की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे, अगर आप पहले ऑर्बिट की बात करोगे तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 0.59 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो उसको आप बोलते हो A0, बोहर्स रेडियस, ठीक है। तो सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो क्या आप बोलोगे, ये R1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सिर्फ आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। और इसी वैल्यू को बेटा हम क्या बोलते हैं, A0, जिसको क्या फर्दर आप बोल सकते हो, बोहर्स रेडियस। इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स रेडियस, ठीक है। अभी देखो, सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज n स्क्वायर A0 बाई z, है ना। आई कैन ऑल्सो, मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर A0 बाई z, है ना। क्योंकि 0.59 एंगस्ट्रॉम को ही हमने क्या बोला है, A0 बोला है, ठीक है भाई। z की वैल्यू तो 1 है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यार ये वैल्यू निकल के आ जाती है n स्क्वायर A0, है ना। आप क्या बोल सकते हो, n स्क्वायर A0 इज इक्वल टू Rn, ठीक है। जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली, जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली तो ये क्या निकल के आ गया, सिर्फ A0। A0 की वैल्यू तो हमें पता ही है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर A0। अब n की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, 4A0 हो जाएगा। दिस विल बी 4A0। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करूँ, R3, तो बच्चे वो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू जब मैं 3 रखूँगी इट विल बिकम 3A0। सिमिलरली R4 क्या हो जाएगा, 9A0। R5 क्या हो जाएगा, 25A0, ठीक है। तो देखो ये हमें पता होना ज़रूरी है,
ठीक है भाई, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो आप इसको देख सकते हो, से अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहली ऑर्बिट है, ठीक है, ये पहली ऑर्बिट है, ठीक है, जिसका से डिस्टेंस कितना है r1, से दिस इज a0, ठीक है। जब आप और सेकेंड उसके बारे में बात करोगे, सो दिस विल बी, ये 4a0 है, ये a0 है, इनके बीच का बेटा डिस्टेंस कितना आ गया, 3a0 आ गया, 4a0 माइनस a0, 3a0 आ गया। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करूं, दैट इज 9a0, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 9a0 माइनस 4a0, यानी कि 5a0। ये डिस्टेंस बच्चे कितना आ गया, दिस बिकम्स 5a0। जो नेक्स्ट है वो और आगे होगी 16a0, उसमें कितना डिस्टेंस होगा, उसमें कितना ये डिस्टेंस आएगा, 16a0 माइनस 9a0। तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ऑर्बिट्स के बीच में, ठीक है। सो ये मतलब होता है रेडियस का, ठीक है भाई, ये मतलब होता है हमारे रेडियस का। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होगी, ठीक है। आप सेम चीज कर सकते हो किसके लिए, से हीलियम पॉजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है, हीलियम के लिए नहीं कर सकते, He पॉजिटिव के लिए ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो यस, फॉर He पॉजिटिव आपको पता है कि Z की वैल्यू बच्चे क्या है, नाउ Z की वैल्यू इज 2, ठीक है। हमने निकाला था कि हमें पता है कि मैम Rn रेडियस की क्या वैल्यू होती है, n स्क्वायर a0 बाई z, है ना, n स्क्वायर a0 बाई z। अगर अब मुझे अब की बार Z की वैल्यू 2 इज फिक्स, ठीक है। सो इफ आई हैव टू गेट R1 फॉर He पॉजिटिव, R1 बोले तो n की वैल्यू 1, ठीक है, n की वैल्यू 1, तो बच्चे क्या हो जाएगा, a0 बाई 2, इट विल कम आउट टू बी a0 बाई 2, सही है। अगर मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 2a0 बाई 2, है ना, R2 4a0 बाई 2, है ना, दिस विल बिकम 4a0 बाई 2, है ना, सही है। अगर मुझे R3 की वैल्यू निकालनी है, दिस विल बिकम 9a0 बाई 2, लाइक दैट। तो आप ये सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें Li2 पॉजिटिव के लिए, उसके लिए भी यार आप ऐसे ही निकाल सकते हो, राइट, फॉर Li2 पॉजिटिव। अब की बार आपको क्या पता है कि Z की वैल्यू अब की बार बच्चे क्या है हमारे पास, 3 है। So we already know that Rn is equal to n square a0 by z, n square a0 by z, this is the value. So yes, if I talk about R1 यानी कि n की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, a0 by 3, a0 by 3. If I talk about R2, so this will be n की वैल्यू 2 रखूंगी, so 4a0 by 3, this value will be 4a0 by 3. अब की बार ये R3 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 9a0 by 3, यानी कि 3a0 बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख देते हैं 3a0। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है वेलोसिटी के बारे में। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर डिस्कशन, जिसमें हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन बोहर्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आने वाली है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो एज इनिशियली आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको कौन सी इक्वेशन हेल्प आउट करने वाली है, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन, राइट? दिस इज समथिंग विच वी हैव डन अर्लियर एज वेल, ठीक है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकाला था भाई हमने? इट वॉज KZE स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर, राइट? याद है ना, KZE, ये पहला ZE न्यूक्लियस का चार्ज और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है? KZE स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वेयर बाय R, राइट? इट कम्स आउट टू बी mv स्क्वेयर बाय R। तो देखो यार, इस 2 की पावर से इस r को हटा सकते हैं। यहाँ से बचे इस r की क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो यहाँ से अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 इक्वेशंस लूंगी, वही दोनों इक्वेशंस जो पिछली बार लिए थे। एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके, और दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों इक्वेशंस लिख के मैं r की वैल्यू निकालूंगी, रेडियस की। देखो यहाँ से बचे ये r की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? KZE स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर, राइट? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी KZE स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो, राइट? सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? नाउ व्हाट एल्स वी नो? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो। हमें क्या पता है मैम? एंगुलर मोमेंटम mvr, ये सिर्फ और सिर्फ h/2π के इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकता है, राइट? सो लेट्स राइट इट एज nh/2π। सही है? सही है। यहाँ से अगर मैं इस r की वैल्यू निकालना चाहूँ, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? nh/2π mv। mv को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, सो यहाँ से r will be equal to nh/2π mv, nh/2π mv। This is equation number 2। इक्वेशन 1 भी r है, इक्वेशन 2 भी r है, तो बच्चे मैं 1 is equal to 2 कर सकती हूँ ना? I can do कि मैम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए यार। सो आई कैन से दैट KZE square over mv square must be equal to nh/2π mv, nh/2π mv। सही है? चलो क्या क्या कट रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। चलो जी, m से m हट गया, लेट्स यूज येलो कलर फॉर दिस पर्पस, ठीक है? देखो यार, इस m से ये m कट गया, ठीक है? ये v का स्क्वायर से ये v कट गया, है ना? जब आप इस v स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये v स्क्वायर बाय v होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये v बचेगा, ठीक है? अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो v ही बचेगा। सही है? नाउ क्या और कुछ कट रहा है? नहीं। अभी क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो 2π KZE स्क्वायर, है ना? ये वाला 2π और ये KZE स्क्वायर, सो आई कैन से 2π KZE स्क्वायर इज इक्वल टू NHV, है ना? दिस इज इक्वल टू NHV। तो यार इस v की क्या वैल्यू आ गई? अगर मैं इस NH को इधर ले आऊं तो मेरे को v की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो, सो आई कैन से दैट दिस v इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर NH आ जाए तो, है ना? यहाँ पे अगर NH आ जाए तो ठीक है। अब देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e स्क्वायर की भी वैल्यू कांस्टेंट, मतलब हमें पता लग सकती है, राइट? बचा कौन जो कांस्टेंट नहीं है? z, है ना? डिपेंडिंग ऑन कि किस एटम की बात कर रहे हो, z चेंज हो सकता है, n चेंज हो सकता है, राइट? तो सिर्फ क्या बचा? z बाय n बचा, है ना? बचा ना बेटा, z बाय n बचा। तो हम यहाँ थे, राइट? हियर वी वर।
तो जब आप इन सारे वैल्यूज को ना बेटा पुट करते हो तो फाइनली आपको वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलती है। अच्छा चलो एक और चीज, हमारे पास देखो क्या बचा, यू कैन सी z by n बचा, राइट। वी हैव दिस z by n जिसकी हमें वैल्यू डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्बिट में है, किस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा बचे क्या बचा, 2 pi k e square by h, है ना। चलो ये बचा 2 pi k e square by h, है ना। जब आप इन सब के वैल्यूज डालोगे एंड व्हेन वी ट्राई टू गेट द वैल्यू इन मीटर्स पर सेकेंड इस वेलोसिटी की, है ना, कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, सारे वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच। अच्छा कैन यू टेक सम टाइम टू कैलकुलेट, बताओ भाई, कैन यू टेक सम टाइम टू कैलकुलेट। सो इट कम्स आउट टू बी 2.18 into 10 raised to power 6, right? 2.18 into 10 raised to power 6 z by n meters per second, इतनी ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, इतनी ये वैल्यू निकल करके आती है, क्लियर है। एंड इफ यू वांट टू यूज स्पीड ऑफ लाइट c, अब इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Vn इज इक्वल टू c बाय 137 z by n मीटर्स पर सेकेंड, z एटॉमिक नंबर, n आप जिस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है भाई। और इसमें खास बात जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, देखो जो वेलोसिटी है ना nth ऑर्बिट में, ये देखो, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, सो यू विल सी कि यार वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z के, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, है। हाइड्रोजन की वेलोसिटी कम होगी, हीलियम की उससे ज़्यादा होगी, लिथियम 2 पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव की अगर बात करें तो उसकी ज़्यादा होगी, लिथियम 2 पॉजिटिव की उससे भी ज़्यादा होगी, बट दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वेलोसिटी, जब आपके n की वैल्यू बढ़ गई तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि जितनी दूर के ऑर्बिट में घूमेगा उतना धीरे घूमेगा, है ना, और जितना इनर ऑर्बिट में घूमेगा, जितना पास के ऑर्बिट में घूमेगा उतना फास्ट घूमेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। देख लो भाई हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किया, आर की वैल्यू निकाली, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आर की वैल्यू निकाली, दोनों आर को इक्वेट करके वी की वैल्यू निकाली, जो जो वैल्यूज कांस्टेंट थे उसके वैल्यूज पुट किए और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया, क्लियर है। एंड समटाइम्स आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो देखो यहाँ पे बताया है ना कि वेलोसिटी की z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ध्यान रखना, सही है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। नाउ अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले डिस्कस करना ज़रूरी है, यानी कि सपोज करो अभी देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यानी कि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है ना, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीली इसकी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बेसिकली सिस्टम की एनर्जी को क्या मान लिया जाता है, 0, ठीक है। नाउ
जब इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में लाना है तो यार कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी और नेगेटिव में आ जाएगी, और ये नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ठीक है। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना यार कि अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस वाले ऑर्बिट में है तो वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सही है। सो यार ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, एग्जैक्टली जो आपको समझाया, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको पढ़िए और फिर चलते हैं किसकी तरफ, कैलकुलेटिंग दी एनर्जी। जल्दी से रीड करो भाई, या आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज हम फिर से करने वाले हैं। सो यस, हमने क्या रिलेशनशिप निकाला था, इट वॉज kZe² by r² is equal to mv² by r, right, mv² by r, sorry, right। so जो ये वाले r की पावर से ये वाला r कट जाएगा, ठीक है। एंड वी नो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो मेरे पास mv² की टर्म है, मैं कह रही हूँ दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए इक्वेशन को, रहे दोनों टाइम हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, देखो क्या बन गया हाफ mv²। तो बेटा ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू kZe² by 2r, it becomes kZe² by 2r। आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी, खत्म, ठीक है। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं भाई। नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है k q1 q2 by r, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 by r², जिसमें आप q1 और q2 यानी कि पहले और दूसरे चार्ज की सिर्फ वैल्यू लेते हो, साइन नहीं लेते हो, बट यहाँ पे आप साइन भी कंसिडर करते हो, ठीक है। सो यार देखो k एज इट इज, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका चार्ज था Ze, Q2 इट इज -e, चार्ज कंसिडर करना है बाय r। तो बच्चे ये क्या आ गई वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। So this comes out to be minus kZe² by r. This value comes out to be minus kZe² by r. This is the value of potential energy. ठीक है भाई। Now, if I want to talk about total energy of the electron, देखो यार पहले हमने बात की किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। फिर हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इफ वी टॉक अबाउट टोटल एनर्जी, तो बेटा किसके इक्वल होनी चाहिए मैम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। फिर से ज़रा देख लो, ये देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई kZe² by 2r, ये देख लो, चलो kZe² by 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी -kZe² अपॉन r, ये देख लो -kZe² ओवर r, चलो जी -kZe² ओवर r, यही वैल्यू आई थी कि नहीं। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए जल्दी से, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी
-1 और ये -1 और बेसिकली ये 1/2 वाली टर्म है. सो इट कम्स आउट टू बी, वेट, सो यहाँ से आप सिंपली बोल सकते हो दैट टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी -kZe²/2r, राइट. दिस इज द टोटल एनर्जी. अगर तुम्हें इसको फर्दर और करना है तो यार आर की वैल्यू डाल दो. सारे जब आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाल दोगे, आर जो भी हमने निकाला था उस तरीके से डाल दोगे, तो आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या निकल के आती है. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना है, ये वो चीज है. ठीक है भाई, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू यूज थ्रू आउट. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. सो दिस वैल्यू जब आप r की वैल्यू पुट कर दोगे तो बेटा कितनी निकल के आती है, -13.6 z²/n². कितनी निकल के आती है, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, और यही वैल्यू अगर आप जूल पर एटम में निकालोगे, देन दिस कम्स आउट टू बी -2.18 into 10⁻⁻18 z²/n² जूल पर एटम. ठीक है भाई. सो ये वैल्यूज हमें पता होने ज़रूरी हैं. अभी हम उस डिटेल में वापस से नहीं जा रहे हैं क्या क्या कांस्टेंट है क्या क्या नहीं. आपको सब कुछ निकालना सिखा दिया है. आर, वी, एनर्जी, वैल्यूज पुट करो, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करो, फाइनल ये आने वाला है. कैलकुलेट करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एक होमवर्क मिल गया तुमको. या सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. यार ये तुमको ना याद रखनी है. रेडियस के वैल्यूज, वेलोसिटीज के वैल्यू, टोटल एनर्जी के वैल्यू, डेरिवेशंस, ये तुम्हें पता होने चाहिए कि कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं. ठीक है, अब देखो, तो यार अगर तुम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हो तो यार Z की वैल्यू 1 हो गई. ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6/n². जब n की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब आप सेकेंड ऑर्बिट की बात करोगे तो ये वैल्यू n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाई 4, लाइक दैट. ठीक है, तो यार ये देखो, ये सारे वैल्यूज ना हमें याद होने ज़रूरी हैं हाइड्रोजन के लिए. E1, E2, E3, E4, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ना इससे हमारे ओरली निकल जाएंगे. ठीक है, सो E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, -1.51 एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है. आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. इसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, इन सब के बारे में भी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. कुछ इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.